दोस्तों नमस्कार। आज बहुत ही संवेदनशील विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जिस व्यवस्था को ना जानते हुए लोग आपस में एक दूसरे के प्रति वैमनस्य पैदा कर लेते हैं, उसको पहचान के रूप में आप सबके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। जी हाँ, पहचान और परिचय। हम मनुष्यों में किस किस स्तर पर हमारी पहचान होती है और वो किस किस उसका दायरा क्या है, किस किस सीमा के अंदर वह पहचान पहचानी जाती है। सबसे पहले पहचान मेरे शरीर की होती है। इस शरीर को मेरा परिवार, मेरे पेरेंट्स एक नाम देते हैं। जैसे मेरा नाम मनमोहन है, वह इस शरीर का नाम है। और नाम के साथ खासियत ये है कि जब आप बड़े हो जाएं और आपको लगता है कि मुझे किसी कारणवश नाम बदलना है, तो आज ऐसी व्यवस्था है कि आप नाम बदल लेते हैं। इसलिए इसको परिवर्तनशील व्यवस्था में मैं रखता हूं। लेकिन पहले नाम बदलते नहीं थे। एक बार जो नाम रख गया वो आजीवन रहता था, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार जो चीजें हो जाएं उनको स्वीकार करना चाहिए। तो पहला परिचय, पहली पहचान इस शरीर की है, वो मेरा नाम है मनमोहन। दूसरी पहचान मेरे कुल वंश परिवार की है, जो मेरा सरनेम है, उपनाम है, और उसको गोत्र भी पहले बोला जाता था। अब लोगों ने उपनाम और सरनेम से गोत्र को अलग कर लिया है, लेकिन गोत्र को ही नाम दिया जाता था। और मेरा नाम फिर शरीर के साथ परिवार का नाम जुड़ता है, तो मेरा नाम बनता है मनमोहन चौहान। चौहान मेरा सरनेम है, उपनाम है। लेकिन आज चौहान के साथ भी अनेकों गोत्र जुड़ चुके हैं, लेकिन गोत्र को सरनेम अब नहीं बनाया जाता। पहले गोत्र ही परिवार की पहचान होता था। गोत्र के बाद, सरनेम के बाद तीसरी पहचान हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था होती है। वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था है, क्योंकि हम घर से बाहर निकलते हैं कोई भी कार्य करने के लिए, घर की व्यवस्थाओं को मैनेज करने के लिए, तो हम समाज में जाते हैं। समाज में हमारे परिवार जैसे अनेकों परिवार के अनेकों लोग आपसे मिलते हैं। वे लोग मिलकर के हमारी पहचान बनाते हैं। वे लोग हमारे गुण, कर्म, स्वभाव को ऑब्जर्व करते हैं और उनसे निर्धारित करते हैं कि मैं कौन हूं। मेरा परिवार निर्धारित नहीं करता है। मेरा परिवार केवल मेरा सरनेम निर्धारित कर सकता है, मेरा गोत्र निर्धारित कर सकता है, लेकिन मेरी वर्ण व्यवस्था को निर्धारित मेरा परिवार नहीं कर सकता है, क्योंकि यह परिवर्तनशील है। जैसे ही आपके गुण, कर्म, स्वभाव और विभाग बदलेंगे, गुण, कर्म और स्वभाव बदलेंगे, आपका विभाग बदल जाएगा। आप यदि, मैं वर्ण व्यवस्था के 4 अंग आपको लिख देता हूं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 विभाग हैं। ब्राह्मण, जो व्यक्ति अपने गुण, कर्म, स्वभाव में ज्ञान का आदान प्रदान करता है और ब्रह्म से ब्रह्म को जानता है, वही ब्राह्मण है, चाहे वह किसी भी कुल, गोत्र, वंश में पैदा क्यों ना हो। समझिएगा, ये आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं।
लेकिन ये व्यवस्था को आप अपने गुण कर्म और स्वभाव में परिवर्तन ला करके अपना विभाग बदल सकते हैं। क्षत्रिय आम जनमानस के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, उनके न्याय के लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति और अपने समाज की रक्षा करने के लिए हथियार उठाने वाला व्यक्ति क्षत्रिय कहलाता है। जब भी उसका गुण कर्म स्वभाव बदलता है, उसका यह विभाग परिवर्तित हो जाता है। वैसे हमारे समाज में आर्थिक व्यवस्थाओं को मैनेज करना, किसी भी प्रकार के व्यापार को करने वाला व्यक्ति गुण कर्म स्वभाव से वैश्य कहलाता है। ये तीनों कार्य करने के लिए आपको इन कार्यों के ज्ञान की आवश्यकता है। जब आप इन तीनों कार्यों को करने में सक्षम नहीं होते हैं, फिर आप सेवा कार्य करते हैं। वह सेवा कार्य शूद्र करने वाले लोग शूद्र कहलाते हैं। किंतु यदि किसी शूद्र को ज्ञान हो जाए, वह ज्ञान को प्राप्त हो जाए, तो वह अपनी विद्या यानी स्किल के कारण जैसे ही उसका कर्म चेंज होता है और उसके गुण और स्वभाव चेंज होते हैं, वह ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है और वैश्य भी हो सकता है। ये व्यवस्था परिवर्तनशील है गुण कर्म स्वभाव के साथ। अब आते हैं एक और व्यवस्था जो हमारे यहाँ जन्म ली है, उसको कहते हैं जाति व्यवस्था। जो लोग इस जाति व्यवस्था को कुछ लोग अज्ञानतावश वर्ण व्यवस्था से जोड़कर देखते हैं। ये व्यवस्था पूर्णतः अलग है और ये मानवीय विकास में, मनुष्य के जीवन में, हमारे मनुष्य के विकास के क्रम में बढ़ते हुए अपने आप इस व्यवस्था ने जन्म लिया है। ये व्यवस्था है क्या, इसको समझते हैं। जब भी हम इस परिवार के लिए भौतिक व्यवस्थाएं तैयार करते हैं, संसाधन तैयार करते हैं, उन भौतिक व्यवस्थाओं संसाधनों की व्यवस्था करने के लिए हम कोई कर्म करते हैं, जिस कर्म से हमारा परिवार का आजीविका चले, तो वैसा कर्म करने वाले लोगों के समूह को जाति कहा जाता है। वह भी आपके कर्म पर निर्धारित भी करती है। यदि आपने कर्म बदला तो आपकी जाति बदल जाती है। याद रखिएगा, हम जो उपनाम और सरनेम लगाते हैं वो हमारे जाति को सूचित नहीं करता है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको दूं, कुछ कैटेगरियां मैं बोल रहा हूं: कुम्हार, कहार, लोहार, सुनार, चमार। ये जो मैंने शब्द बोले हैं, ये आजीविका के लिए किए जाने वाले कार्य को परिचय देते हैं कि जो व्यक्ति मिट्टी के बर्तन बनाता है वह कुम्हार कहलाता है। जो व्यक्ति लकड़ी के औजार और लकड़ी के सामान बनाता है वह बढ़ई कहलाता है। जो व्यक्ति सोने के आभूषण बनाता है वह सुनार कहलाता है। यानी आजीविका के लिए किए जाने वाले कार्य की पहचान जाति है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी जाति को अपना सरनेम नहीं बनाता है। किसी भी व्यक्ति का सरनेम उसकी जाति नहीं होता है, क्योंकि सरनेम कुल और वंश और परिवार का दिया हुआ नाम होता है। वह परिवर्तनशील नहीं है, वह बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि वह आपके पास अधिकार नहीं है कि आप किस कुल वंश में पैदा हो रहे हैं। कुल वंश में पैदा होते ही निर्धारित हो जाता है कि मेरा नाम, मेरा सरनेम, मेरा उपनाम चौहान है, क्योंकि मेरा परिवार चौहान शब्द लगा रहा है।
तो आजीविका के लिए किए जाने वाला कार्य और उसको एक जैसे काम करने वाले लोगों के समूह को जाति कहा जाता है। लेकिन अब यहाँ एक और चीज समझने योग्य है कि जाति इतना प्रभावशाली हुई कैसे। जी हाँ, जब हम कोई कार्य करते हैं आजीविका के लिए, तो आज से लगभग 100-150 साल पहले तक लोग पारंपरिक कार्य करते थे। पारंपरिक कार्य का मतलब होता है परिवार के हमारे पेरेंट्स जो काम करते हैं हम भी वही काम को करते हैं। यानी मेरे पिता यदि लकड़ी का काम करते थे और मैंने भी लकड़ी का ही काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि परिवार में रहते रहते मैं उस काम को भली भांति सीख चुका हूं, तो मैं भी बढ़ई ही कहलाऊंगा। लेकिन यहाँ ये व्यवस्था बढ़ी कैसे? जब हम कोई कार्य करें तो हमारे अंदर एक स्वभाव होता है कि हम चाहते हैं कि मेरे आने वाली संतान, जो मेरी नई संतान हो, मेरे परिवार का जो अगली पीढ़ी हो, वो मुझसे ज्यादा कुशल हो, मुझसे अच्छा बढ़ई का काम करने वाली हो, मुझसे अच्छा सुनार का काम करने वाली हो, मुझसे अच्छी योद्धा हो, मुझसे अच्छी वेद पाठी हो। ऐसे स्वार्थ ने मुझे आदेशित किया कि मैं उसी जाति के, मतलब जो काम मैं करता हूं उसी जैसा काम करने वाले अन्य परिवार के साथ वैवाहिक संबंध बनाऊंगा। क्यों? कि माता और पिता जिस कार्य क्षेत्र से निकले हैं, जिस कार्य को देखते हुए बड़े हुए हैं, बच्चे के अंदर जेनेटिक रूप से वंशानुगत कुछ कर्म परिवर्तित होते हैं। लोहार के बच्चे को कभी भी हथौड़ा पकड़ना सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्षत्रिय के बच्चे को, योद्धा के, सैनिक के बच्चे को तलवार पकड़ के सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो अगर माता के परिवार में जाता है तब भी वहां वह वही काम होते देखता है, और पिता के परिवार में आता है तब भी वही काम होते देखता है। तो वह उस कार्य में बिना किसी अलग एफर्ट किए, बिना किसी अलग व्यवस्था के वह उस कार्य का पारंगत हो जाता है। इसी स्वार्थ ने जातियों को आगे बढ़ाया और हमारे समाज में सहजातीय विवाह होने लगे। सहजातीय विवाह का सबसे बड़ा कारण परफेक्शन ऑफ स्किल का स्वार्थ रहा है। जाति भी जब आप कार्य बदलते हैं, आजीविका के लिए किए जाने वाला कर्म बदलते हैं, आपकी जाति बदल जाती है। क्योंकि कुछ समय पहले तक, शताब्दियों तक लोग पारंपरिक कार्य करते थे, तो वे अभ्यस्त हो गए अपने आप को एक ही जाति का बताने के लिए। इसमें किसी भी व्यवस्था का दोष नहीं है, हमारा दोष है कि हमने उसको पहचाना नहीं। मैं आज कार्य बदलता हूं, मैं गाड़ी चलाता हूं, मैं ड्राइवर हूं, मैं यदि आज काम बदल लेता हूं, मैं परिवर्तन कर लेता हूं, मेरे गुण कर्म स्वभाव बदल जाते हैं, तो मेरा विभाग बदल जाता है और विभाग के साथ साथ मेरी जाति बदल जाती है। किंतु मेरा परिवार, कुल, वंश, गोत्र मैं कभी नहीं बदल सकता हूं, वह मेरे हाथ में नहीं है। इन चारों व्यवस्थाओं में केवल यही एक व्यवस्था है जो स्थायी है। बाकी ये आजकल तो ये भी परिवर्तन होना संभव है, ये आपके गुणकर्म स्वभाव में परिवर्तन आने से स्वतः बदल जाती है। और जाति, जब भी आप आजीविका के लिए कार्य को बदलेंगे आपकी जाति बदल जाएगी। वो बात अलग है कि आप पुरानी परंपरा को ढोते चले जाएं, पारंपरिक कार्य के साथ करने की आदत ने आपकी पीढ़ियों को एक ही जाति में सीमित कर दिया है। तो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से जितना मुझसे प्रयास हुआ मैंने आपको इसको समझाने का प्रयास किया है। किसी भी प्रकार की आपको कोई भी और क्वेरी हो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, प्रयास करूंगा सोशल मीडिया के माध्यम से ही आपको उसका जवाब दे पाऊं। और अगर मैं जवाब नहीं दे पाऊं तो आप स्पेशली मुझे मैसेज कीजिएगा कमेंट में। आने जाने की और ठहरने की व्यवस्था आपकी होगी,
और मैं आपके वहां आकर के आपको इसे विधिवत समझाऊंगा, क्योंकि जब तक हम और आप आंखों में आंखें डालकर आमने सामने बैठकर अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करते हैं, तब तक मेरी भावनाएं, मेरी तरंगें आपको ट्रांसफर नहीं होंगी, मेरे शब्दों की ऊर्जा आपको ट्रांसफर नहीं होगी। इसलिए साथ बैठने का मौका दें और इस व्यवस्था का समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।